मित्रों, बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रख करके सामाजिक विज्ञान में क्या संभावित प्रश्न इतिहास के पोर्शन में हो सकते हैं, उन सारे संभावित प्रश्नों पर आज मैं आपके साथ चर्चा करने चल रहा हूं। और ये प्रश्न 2023 की बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही आने हैं। एक प्रकार से अगर हम कहें कि श्योर 60 क्वेश्चन हैं, जिसे आप अगर तैयार कर लेंगे तो सोशल साइंस का जो पेपर होने जा रहा है उसमें आपके श्रेष्ठतम अंक आने वाले हैं। तो आइए उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो सोशल साइंस का पेपर है उसके पैटर्न को एक बार जरा देख लें। आप एक बार पेपर पर सही निगाह डाल लें। जो सोशल साइंस का पेपर है इस बार 2023 के लिए, उसमें कुल 37 प्रश्न आने हैं। इसको ध्यान में रखें, कुल 37 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न होंगे 37। इन 37 प्रश्नों में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक, 1 to 20 ऐसे विकल्प वाले प्रश्न हैं। एमसीक्यू होंगे जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। इसमें सोशल साइंस के जो 4 कंपोनेंट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, चारों कंपोनेंट से 5-5 प्रश्न होंगे। तो प्रत्येक विषय के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिए, हर सब्जेक्ट से 5 प्रश्न और 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक का अंक भार होगा 1 मार्क्स। ये विकल्प वाले प्रश्न होंगे। ये खंड 1 रहेगा, जिसको कहेंगे खंड ए। पेपर कुल 6 पार्ट में डिवाइड होगा। ये पहला पार्ट होगा खंड ए। पेपर का जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक होंगे। इसको कहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 2 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा। कुल 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इनका आंसर आपको 40 वर्ड्स में देना है। ओके, 4 क्वेश्चन होंगे, चारों कंपोनेंट से होंगे। नेक्स्ट सी पार्ट में क्वेश्चन होगा 25 से लेकर के 29 तक। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे और इनका उत्तर आपको 60 वर्ड्स में देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो इस तरह 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे और 15 अंक इसके होंगे। ओके, अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें प्रायः 2 प्रश्न सिविक से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट डी। पार्ट डी में 30 से लेकर के 33 ये 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस तरह 25 मार्क्स का एक सेगमेंट रहेगा। पार्ट डी ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे और इनका उत्तर आपको देना होगा 120 शब्द में, 120 वर्ड। 120 वर्ड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पार्ट ई। पार्ट ई में क्वेश्चन होंगे 34 से लेकर के 36 तक। 3 प्रश्न होंगे और ये 3 प्रश्न घटना आधारित ये पैराग्राफ होंगे और इन पैराग्राफ के आंसर आपको देने पड़ेंगे। प्रत्येक पैराग्राफ पे 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक पैराग्राफ 4 मार्क्स का होगा। तो 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, इस तरह 12 मार्क्स का ये सेगमेंट होगा।
और क्वेश्चन नंबर 37 जो पार्ट एफ है उसमें क्वेश्चन नंबर 37 होगा। ये मैप आधारित क्वेश्चन होगा, स्किल ओरिएंटेड, जिसमें 5 मार्क्स में 3 मार्क्स ज्योग्राफी और 2 मार्क्स हिस्ट्री का मैप होगा। तो 3+2 इस प्रकार ये 5 मार्क्स है। और इस तरह कुल 37 क्वेश्चन 6 पार्ट में होंगे और पूरे प्रश्नों का जो अंक भार है वो 80 मार्क्स के क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। पहले मल्टीपल चॉइस, उसके बाद वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। बच्चे गलतियां क्या करते हैं? प्रश्न नंबर सही नहीं डालते, प्रश्न नंबर स्पष्ट लिखा हो। सपोज प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 ऑप्शनल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 का अगर ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन बी लिखने के साथ साथ उसका जो सही आंसर है उसे भी आप लिखें। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो 20 क्वेश्चन ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें सही से प्रश्न नंबर डालें, साफ सुथरा लिखें, उत्तर स्पष्ट लिखें और उस उत्तर को पूरा भी लिखें। जो आपके सामने विकल्प दिया गया है उस उत्तर को लिखें, केवल ABCD ना लिखें। ओके, इसी तरह जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनकी वर्ड लिमिट दी गई है, उस वर्ड लिमिट में टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है उसके 5 पॉइंट इन ईच क्वेश्चन देने हैं। 37 क्वेश्चन आने हैं और इन 37 क्वेश्चन में कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। हाँ, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उनमें आपको इंटरनल चॉइस है, उस इंटरनल चॉइस में आप किसी एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो और करके है अथवा करके उसको आप छोड़ सकते हैं। ओके, तो अब बारी है सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करें। देखिए, इस बार सोशल साइंस में जो हिस्ट्री का सेगमेंट है उसमें 5 चैप्टर है। कोरोना काल में चैप्टर की संख्या कम थी, लेकिन इस बार 5 चैप्टर हैं जिनको कि आपको पढ़ करके जाना है। पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया। तीसरा चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। भूमंडलीकरण विश्व का बनना। ओके, नेक्स्ट चौथा चैप्टर है आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये 5 चैप्टर है। अब इन 5 चैप्टर पे क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? 1848 में फ्रेडरिक सार्यू ने चित्रों की एक लंबी श्रृंखला बनाई। ऐसी श्रृंखला बनाने वाले फ्रेडरिक सार्यू किस देश के निवासी थे? आपके सामने विकल्प दे दिया जाएगा, 4 देशों के नाम। वास्तविक उत्तर है वो फ्रांस। फ्रांस के रहने वाले थे फ्रेडरिक सार्यू, जिन्होंने चित्रों की श्रृंखला बनाई। कल्पनादर्श क्या है? एक ऐसी स्थिति जो वास्तव में मूर्त रूप ना ले सके, एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करना जो वास्तव में होना मुश्किल है, उसे यूटोपिया या कल्पनादर्श कहते हैं।
निरंकुश बात क्या है? ऐसी स्थिति जब सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण न हो। प्रश्न हो सकता है कि फ्रांस की प्रथम क्रांति कब हुई? 1789 में। नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू की? 1804 में। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हैब्सबर्ग वंश किस क्षेत्र पर शासन करता था, तो उसका उत्तर ऑस्ट्रिया और हंगरी है। ऑस्ट्रिया और हंगरी पर हैब्सबर्ग वंश का शासन था। नेपोलियन ने कितने राज्यों का एक संघ बनाया था? 39 राज्यों का संघ नेपोलियन ने बनाया था। नेपोलियन ने मापतौल के बांट एक कर दिए थे और यातायात व्यवस्था, पोस्टल सर्विसेज, ये कुछ उसके नए सुधार थे। मुद्रा व्यवस्था एक कर दिया था। तो इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाल बेराइन क्या था? जाल बेराइन एक प्रशुल्क संघ था जो 1834 में प्रसा की पहल पर बनाया गया था। जर्मनी के राज्य इसमें शामिल थे और इसमें मुद्राओं की संख्या केवल 2 कर दी गई थी, जिससे कि वो अपना विनिमय कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। इसके लिए बनाया गया एक प्रशुल्क संघ था ये जाल बेराइन। यहाँ ये ध्यान रहे, पहले जहाँ 30 मुद्राएं होती थी, उन 30 मुद्राओं की जगह पर केवल 2 मुद्रा में विनिमय अब संभव हो गया था। नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हुई और इसके बाद यूरोप की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वियना सम्मेलन पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन था? ड्यूक मेटरनिख, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया में हो रहा था तो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिख इसका अध्यक्ष बनाया गया। ओके। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों क्रांतिकारी संस्थाएं थी। दोनों का संस्थापक था मेसिनी, जिसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। मेसिनी ने 2 संस्थाएं स्थापित की, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग यूरोप की स्थापना मार्सेई में हुई 1833 में, जबकि यंग इटली की स्थापना उससे पहले हो चुकी थी 1828 में बर्न में, स्विट्जरलैंड में है बर्न, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। वो प्रांत जहाँ क्रांति करने के कारण उसको देश से निष्कासित किया गया था, लिगुरिया प्रांत था। लिगुरिया प्रांत में 24 वर्ष की अवस्था में वो क्रांति में शामिल हो गया तो उसको वहाँ से देश से निष्कासित कर दिया गया था। इटली के एकीकरण से संबंधित अगर व्यक्ति पूछा जाए तो गैरीवाल्डी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गैरीवाल्डी ने एक अभियान किया था, उस अभियान का नाम है एक्सपेडिशन ऑफ थाउजेंड्स। इटली के एकीकरण से संबंधित एक व्यक्ति और था, काबूर। काबूर कूटनीतिक था और इटली के एकीकरण के बाद इटली का प्रधानमंत्री बना। इटली के एकीकरण में उसकी बड़ी भारी भूमिका थी। उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा की, ऐसे कूटनीतिक संबंध देशों से विकसित किए जिससे इटली का एकीकरण 1861 में संभव हुआ और विक्टर इमैनुअल द्वितीय को उसने राजा का पद सौंपा। यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर पर अगर क्वेश्चन होता है तो यूनान के स्वतंत्रता युद्ध पर क्वेश्चन पूछना बहुत स्वाभाविक है। यूनान का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के द्वारा पूरा हुआ? तो यूनान का स्वतंत्रता युद्ध 1832 की कुस्तुनतुनिया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा संपन्न हुआ। 1821 से स्वतंत्रता का युद्ध चालू हो गया था जो जाके 32 में पूरा हुआ और ऑटोमन साम्राज्य को यूनान को स्वतंत्र करना पड़ा। कौन सा ऐसा कवि था जो यूनान की स्वतंत्रता के लिए यूनान गया था? वो इंग्लैंड का एक ब्रिटिश इंग्लिश पोएट था जिसका नाम था लॉर्ड वायरन। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको बहुत आसानी से याद किया जा है जिससे कि आपके एमसीक्यू के कोई भी प्रश्न गलत न होने पाए। रोमानी राष्ट्रवाद क्या था? रोमानी राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो यूरोप के कवियों और कलाकारों ने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए संचालित किया था। इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछा गया कि पोलेनेस और माजुरका क्या है और ये किस देश से संबंधित है? ये लोक नृत्य की विधाएं थी और इसका संबंध पोलैंड से है। पोलेनेस और माजुरका, कैरोल कुपस्की ने इसकी विचार को आगे बढ़ाया था। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सफ़ेद आंदोलन क्या था? सफ़ेद आंदोलन मताधिकार को प्राप्त करने के लिए चलाया गया आंदोलन था। या क्वेश्चन पूछा जाए कि सेलेसिया के बुनकरों का विद्रोह कब हुआ? सेलेसिया के बुनकरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध में 1845 में विद्रोह किया। तो समय है 1845, सेलेसिया में विद्रोह हुआ था, बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। जर्मनी को एक करने के लिए सर्व जर्मन जो असेंबली बुलाई गई थी वो कहाँ बुलाई गई थी? तो पहली बार सेंट पॉल चर्च में बुलाई गई थी
18 मई 1848 को, जिसमें 831 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन ये फ्रैंकफर्ट सम्मेलन सफल नहीं हुआ था। फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल शहर में ये सभा बुलाई गई थी, लेकिन ये सभा सफल नहीं हो पाई और इसके बाद इस सभा को कैंसिल करना पड़ा। सारी सभा वहाँ से समाप्त हो गई। उसके बाद इटली का एकीकरण पुनः बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। वो कब हुआ? 1871 में। और चांसलर किसको बनाया गया? काइजर विलियम फर्स्ट को। 1871 में काइजर विलियम फर्स्ट जर्मनी का चांसलर बना और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में जब जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ तो किस स्थान पर हुआ था? वो वियना का हॉल ऑफ मिरर्स, वियना के हॉल ऑफ मिरर्स में वो सभा बुलाई गई थी, जहां काइजर विलियम फर्स्ट ने जर्मनी के शासक के रूप में शपथ ली। और ऑटो वॉन बिस्मार्क को इसीलिए एकीकरण के कारण उसको जर्मनी का आयरन मैन कहा जाता है। उसने किन देशों को युद्ध में हराया था? 7 वर्षों के अंदर उसने डेनमार्क, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, इन 3 देशों को पराजित करके जर्मनी के एकीकरण को उसने सफल बनाया था। यदि पूछ लिया गया कि जुंकर्स कौन थे, तो प्रसा के बड़े भूस्वामियों को जुंकर्स कहा जाता था। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि इटली एकीकरण से पहले 19वीं शताब्दी में कितने राज्यों में बटा हुआ था, तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। और ध्यान रहे, सर्डिनिया तथा पीडमांट केवल एक ऐसा राज्य था जहां इटली के राजघराने का शासन था। शेष और दूसरे क्षेत्रों पर अलग अलग वंशों का अधिकार था। और इसीलिए सर्डिनिया पीडमांट ने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि की और सर्डिनिया पीडमांट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। सर्डिनिया पीडमांट ने फ्रांस के साथ संधि करके 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। अगर इंग्लैंड पर प्रश्न आया कि किस वर्ष में इंग्लैंड में राजतंत्र से शक्ति संसद के हाथ में आई थी, तो वो ईयर है 1688। 1688 में गौरवशाली क्रांति हुई और उसके बाद राजतंत्र के हाथों से शक्ति संसद के हाथ में आ गई और इंग्लैंड एक राष्ट्र राज्य बना। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक संधि हुई थी। उस संधि के द्वारा स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ आया था। उसको कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 में ये संधि हुई थी। दोनों देश एक साथ आए थे। ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडे का क्या नाम है? जो उसका ध्वज है, यूनियन जैक। इसी तरह ब्रिटेन का जो राष्ट्रगान है, गॉड सेव अवर नोबल किंग। इसी तरह यूरोप में विभिन्न देशों को नारी रूपक के रूप में कलाकारों ने चित्रित किया। जर्मेनिया कहाँ से संबंध रखती है? जर्मेनिया जर्मनी से है। मारियान फ्रांस से है। ब्रिटेनिया ब्रिटेन से संबंधित है। ये एक प्रकार से देशों का अमूर्त चित्रण था जो वहाँ के कलाकारों ने नारी के रूप में किया है। अगर प्रश्न पूछा गया कि सर्वस्लाव आंदोलन क्या था, तो बाल्कन क्षेत्र में, बाल्कन जो प्रायद्वीप का क्षेत्र था, वहाँ रह रहे स्लाव जातियों के लिए अलग देश बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसको सर्वस्लाव आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसका नेता कौन था? सर्बिया उसका नेतृत्व कर रहा था और उसको सपोर्ट मिल रहा था रूस से। ओके, और यही कारण था कि रूस के उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से आसपास के देशों में इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां, सरगर्मी तेज हो गई और जिसका कारण अंत में प्रथम विश्व युद्ध बना, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था उसकी हत्या सर्बिया में कर दी गई। तो इस प्रश्न को लेकर के ऑस्ट्रिया और रूस आमने सामने आ गए। ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया पर आक्रमण कर दिया तो सर्बिया को बचाने के लिए रूस को युद्ध में शामिल होना पड़ा और वो युद्ध का कारण बन गए, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो गद्दी का उत्तराधिकारी था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी मेरी, दोनों की हत्या कर दी गई थी। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न थे, वन लाइन आंसर क्वेश्चन, जो मैंने आपको प्रथम अध्याय पर बताए। इसी तरह जो रिमेनिंग 4 चैप्टर और हैं, इन चारों चैप्टर को हम 2 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए वो भी बतलाएंगे। इस वीडियो को देखिए, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। थैंक्स।